ईरान का इजराइल पर काउंटर अटैक, जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है, ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। इजरायली शहरों पर ईरान का मिसाइल अटैक, इजराइल के हाइफा शहर पर हमला किया है। हाइफा पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। इजरायली शहरों में सायरन और धमाकों की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं, लेकिन एक पहलू यह भी है कि लगातार जो रिटेलिएशन का काम है वो चल रहा है दोनों तरफ से, और ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी की है। वो कौन कौन सी है ये हम आपको आइए एक एक करके बताते हैं। देखिए, इजराइल का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है उसको टारगेट करने के बाद, हाइफा पोर्ट को टारगेट करने की बात कही है। इजराइल का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको टारगेट करने की बात कही है। साथ ही एरिश अश्कलोन पाइपलाइन को भी टारगेट करने की बात कह रहा है, जो गैस पाइपलाइन है। और इजराइल का ये सबसे बड़ा गैस टर्मिनल है ओरोट रेबिन, इसको भी टारगेट करने की बात वो कह रहा है। और ये वो नाम है, इजराइल का जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है उसको भी टारगेट करने की बात लगातार कर रहा है ईरान, और उसने बाकायदा हिटलिस्ट जारी की है। मेजर जनरल द्विवेदी सर, एक बात जो है वो साफ है कि अमेरिका में, अभी हमारे सहयोगी उमाशंकर बता रहे थे कि पेंटागन में एक बैठक चल रही है, उसमें बहुत सारे फैसले हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से रुकने वाला है? क्योंकि ट्रंप का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन उनका भरोसा नहीं कि वो कब क्या कहते हैं। पहले कहते हैं जानकारी नहीं, फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें पूरी जानकारी है। आपको इसका क्या भविष्य दिखता है सर? देखो, सबसे पहले जब युद्ध शुरू होता है तो उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। तो इजराइल का लक्ष्य है कि हर तरह से ईरान की जो उनकी कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि जब तक ये हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो युद्ध में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी बात है कि ये तीसरा दिन है, युद्ध में तेजी आई है, जो टारगेट भी हैं उनमें भी फैलाव आया है। पहले इजराइल सिर्फ टारगेट कर रहा था न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स को, अभी उन्होंने एनर्जी, ऑयल पर भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार जो रणनीति जो ईरान की है वो है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उनका नुकसान पहुंचाया जाए जो इजराइल का है, और साथ ही साथ शहरों को, क्योंकि मनोबल बहुत जरूरी होता है। और इजराइल में अगर उनकी कैजुअलिटी होती है, सिविलियन कैजुअलिटी होती है, तो उसका मनोबल पर बहुत फर्क पड़ता है। अभी जो बात कही है कि पेंटागन में, देखिए अब अमेरिका बिल्कुल साथ है इजराइल के। अभी आप बात कर रहे थे कि वो सीधे तौर पर आएगा या इनडायरेक्टली आएगा। मैं अभी तकरीबन 1.5 महीना अमेरिका में था कुछ अपने एकेडमिक काम के लिए। तो देखिए, आजकल के युद्ध में जो है आप नहीं लाइन खींच सकते कि कहाँ डायरेक्ट है कहाँ इनडायरेक्ट है, क्योंकि युद्ध जो है आजकल नॉन कांटेक्ट है, यानी कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो इसमें तो अमेरिका पूरी तरह शामिल है, क्योंकि वो मदद कर रहा है ईरानियन की मिसाइल को रोकने के लिए, वो मदद कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके पूरे युद्ध पोत जो है वो तैनात है। तो मदद तो पूरी तरह हो रही है। सिर्फ ये है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि सैनिक जो है वो जमीन पर नहीं है, पर बाकी मदद पूरी हो रही है। तो मेरा ये क्याफा है, मेरा ये सोच है कि ये युद्ध थोड़ा और चलेगा, क्योंकि जब तक इजराइल अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता तो वो युद्ध में थमेगा नहीं। और साथ ही साथ अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। और ये मत भूलिए कि ईरान अकेला नहीं है, ईरान के पीछे चाइना है, ईरान के पीछे रशिया है। तो ईरान को भी पूरी सपोर्ट वहां से मिलेगी। और आखिरी में ये बात बताना चाहता हूँ कि देखो, ईरान कोई पुश ओवर नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, इसकी तकरीबन 9 करोड़ आबादी है, 10 लाख की फौज है, तो ये युद्ध लड़ने में सक्षम है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों में ये युद्ध चलेगा, जब तक ये दोनों तरफ ये ना सोच ले कि हमारे जो लक्ष्य है वो पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्ण सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सर ने बताया कि अगर अमेरिका साथ आता है खुले तौर पर इजराइल के, तो किस तरीके से जो ये युद्ध है वो आगे क्या रूप लेगा वो उन्होंने पूरा बताया है। और ईरान के साथ कौन कौन से जो देश हैं वो इस वक्त खड़े हुए हैं, हालांकि फ्रंट पे वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैसे वो आगे मदद कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच हमने जब पहले देखा था, जब युद्ध शुरू हुआ था, तब जो कई क्षेत्रीय ताकत है उन्होंने ईरान की मदद की थी। अगर अमेरिका या बाकी देश खुले तौर पर इजराइल का साथ देते हैं, तो ये जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो कैसे ईरान का साथ देंगी? आयुषी, आपने यूक्रेन युद्ध में देखा कि परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था, 50 देश जुड़े हुए हैं यूक्रेन की सहायता में, पर आज तक किसी ने भी सैनिक वहां नहीं भेजे अपने सीधे तौर पर।
तो उसी तरह से मुझे लगता है यहाँ भी खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की सोच बिल्कुल साफ है कि वो अमेरिका के सैनिकों को विदेश में लड़ाई लड़ने नहीं भेजना चाहते। वो तकनीक की ताकत से या व्यापार की ताकत से, निवेश की ताकत से, टैरिफ्स की ताकत से वो अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं विश्व में। और जब बात आती है इस युद्ध की जो इजराइल ने शुरू किया है ईरान के साथ, उसमें जैसा कहा गया कि पहले से ही अमेरिका शामिल है, चाहे वो सूचना हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, या टारगेटिंग टेक्निक्स की बात हो, सारा इक्विपमेंट जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी बातचीत हो। तो अमेरिका का ये भी एक राष्ट्रहित रहता है कि किस तरह से अपना राष्ट्र में जो रक्षा सुरक्षा के उपकरण हैं उनको किस तरह से वो और ज्यादा निर्यात करे पूरे विश्व में। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हथियार मुहैया कराए इजराइल को, और पीछे से परोक्ष रूप से इंटेलिजेंस की या सूचना की तरह से शामिल हो उसमें। मुझे नहीं लगता वो सीधा अपने सैनिक भेजकर ईरान से युद्ध छेड़ना चाहेगा, क्योंकि पहले से भी जो आपने कहा ना कि बिखराव बनता हुआ जो नजर आ रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया की आवाज भी आज इजराइल को चेतावनी की तरह से सामने आती है, जबकि वो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है इस पूरे क्षेत्र में। और क्योंकि 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मर चुके हैं हमास के साथ लड़ते हुए, जो युद्ध इजराइल का हमास के साथ है, तो एक तरह से नाराजगी या कह सकते हैं कुछ हद तक आक्रोश भी पूरे क्षेत्र में। लेकिन बड़ी बात यह है सर, मैं आगे इस पर चर्चा आपसे करूंगा कि जो हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा था, इस बार उसने हमले करने से मना कर दिया। ये क्यों है, इस पर भी आपसे समझेंगे।